जरूर। आपके द्वारा प्रदान किए गए क्लास के नोट्स का एक एक शब्द शामिल करते हुए यहां एक साफ सुथरा और व्यवस्थित टेक्स्ट संस्करण प्रस्तुत है। इस काल में जन के स्थान पर जनपद पर शासन की चर्चा मिलती है। जनपद उस क्षेत्र को कहते थे जहां विभिन्न जनों के लोग स्थायी तौर पर रह रहे थे। राजा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य क्षेत्र की भी रक्षा करना था। उत्तर वैदिक साहित्य में अपेक्षाकृत अधिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है और स्थायी रूप से कार्य करने वाले कुछ सैनिकों का भी, हालांकि यह अभी भी वेतन पर आधारित नहीं थे। नोट: संग्रहत्र नियमित राजस्व का संग्रह करने वाला अधिकारी था। सभा समिति का महत्व कम हुआ और इसमें महिलाओं के प्रवेश की जानकारी नहीं मिलती है। इस समय के कुछ प्रमुख जनपद थे कुरु, पांचाल, मद्र, मगध इत्यादि। इस काल में भी विभिन्न जनपदों के बीच युद्ध के उल्लेख मिलते हैं। नोट: पांचाल जनपद विद्वान राजाओं के लिए चर्चित था। अधिकांश उपनिषदों की रचना पांचाल जनपद में हुई। कुछ प्रमुख राजा थे आरुणि, श्वेतकेतु, प्रवाहन, जाबली। ऋग्वेद से विभिन्न सामाजिक वर्गों की जानकारी मिलती है, जैसे राजा, पुरोहित, विभिन्न प्रकार के शिल्पी इत्यादि। हालांकि किसी भी प्रकार से विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, हालांकि इसे क्षेपक, बाद में जोड़ा गया अंश माना गया है। समाज में आर्यों एवं अनार्यों के बीच विभाजन की जानकारी मिलती है, जैसे अनार्यों को चपटी नाक वाले, यज्ञ न करने वाले, वैदिक देवताओं में आस्था न रखने वाले, पशु चोर इत्यादि के रूप में उल्लेखित किया गया है। ऋग्वेद में दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन था। परवर्ती काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। वे सभा, समिति एवं धार्मिक गतिविधियों में भाग लेती थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था, विधवा विवाह की अनुमति थी और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। एक पत्नी को आदर्श माना जाता था। कुछ विदेशी महिलाएं थीं: अपाला, घोषा, विश्ववारा, सिक्तानवरी। खान पान में शाकाहार एवं मांसाहार दोनों का प्रचलन था। भौतिक साक्ष्यों से मिट्टी, लकड़ी इत्यादि से बने घरों के प्रमाण मिलते हैं। रथों की प्रतिगता, घुड़सवारों की प्रतिगता, अश्वरोहण, ढोल, वीणा इत्यादि मनोरंजन के साधन थे। ऋग्वेद में गुरुकुल शिक्षा पद्धति की जानकारी मिलती है, जिसमें मौखिक शिक्षा, आश्रम में शिक्षा और शिक्षा के दौरान ज्ञान के साथ साथ अनुशासन, बेहतर व्यवहार, शारीरिक शिक्षा इत्यादि को भी महत्व दिया जाता था। अंतिम संस्कार के रूप में दाह संस्कार का प्रचलन था। उत्तर वैदिक साहित्य में नियमित तौर पर चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इन वर्णों के कार्यों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ ब्राह्मण वर्ण, युद्ध, रक्षा क्षत्रिय वर्ण, कृषि, व्यापार, पशुपालन वैश्य वर्ण और सेवा से संबंधित कार्य शूद्र वर्ण। वर्ण व्यवस्था सैद्धांतिक रूप से व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता पर आधारित थी एवं विभिन्न व्यवसायों के बीच उत्कृष्ट निकृष्ट का भेद नहीं था, लेकिन व्यावहारिक रूप में यह जन्म पर आधारित होती गई और विभिन्न वर्णों के बीच उत्तर वैदिक काल में ही भेदभाव के भी साक्ष्य मिलने लगते हैं, जैसे शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। नोट: वैदिकोत्तर काल में एक वर्ण के भीतर विभिन्न जातियों का उल्लेख मिलने लगा और जातिगत व्यवसाय, खान पान एवं विवाह पर बल दिया जाने लगा। दास प्रथा, संयुक्त परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन, खान पान, मनोरंजन के साधन इत्यादि पूर्ववर्ती काल की तरह ही थे। उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ इत्यादि के दौरान भी लोगों का मनोरंजन होता था। उत्तर वैदिक काल में भी बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह की अनुमति थी एवं महिलाओं को शिक्षा का भी अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य में महिलाओं के जन्म पर दुख व्यक्त करना, राजनीतिक संस्थाओं में भाग न लेने का साक्ष्य मिलना इत्यादि उनके महत्व में गिरावट के संकेत है। गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत आवासीय संरचना के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कच्ची ईंटों से बने मकान। शिक्षा और अंतिम संस्कार पूर्ववर्ती काल की तरह ही थे। नोट 1: अन्य सामाजिक व्यवस्थाएं। 1. आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक साहित्य में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ।
संन्यास का उल्लेख वैदिकोत्तर काल से मिलने लगता है। आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है अनुशासित तरीके से और संतुलित जीवन जीना। 2. संस्कार। उत्तर वैदिक साहित्य में विभिन्न संस्कारों का उल्लेख मिलता है। इनमें 16 को अधिक लोकप्रिय माना गया है, जैसे उपनयन, समावर्तन, शिक्षा समाप्त, विवाह, अंतिम संस्कार इत्यादि। 3. गोत्र प्रथा। यह एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह था। धीरे धीरे ऋषियों के नाम पर गोत्र का नाम रखा जाने लगा और गोत्र के बाहर विवाह की प्रथा स्थापित हुई। 4. पुरुषार्थ। जीवन का उद्देश्य क्या हो, इसे पुरुषार्थ के माध्यम से लोगों के सामने रखा गया। ये 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नोट 100 अन्य विचार। उत्तर वैदिक साहित्य में वसुधैव कुटुंबकम और सत्यमेव जयते जैसे विचार भी मिलते हैं। यह एक बहुदेववादी समाज था जिसमें विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण इत्यादि की उपासना होती थी। देवी पूजा का भी उल्लेख मिलता है, जैसे उषा, अदिति, पृथ्वी इत्यादि, लेकिन देवताओं की तुलना में देवियों की संख्या कम है। देवी देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों को धारण करने वाला मानकर पूजा जाता था। प्रकृति पूजक समाज जैसे इंद्र बादल के देवता, वरुण जल के देवता इत्यादि। पूजा या आराधना में सामूहिक प्रार्थना का अधिक महत्व था, हालांकि निजी प्रार्थना, यज्ञ इत्यादि का भी प्रचलन था। प्रार्थना का उद्देश्य मुख्यतः भौतिक सुखों की प्राप्ति था। पूजा पाठ से संबंधित पुरोहित वर्ग का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन पूजा स्थल और मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। प्रमुख देवता इंद्र, बादल एवं युद्ध के देवता, दुर्ग या किलों को तोड़ने वाले, पुरंदर। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित है। अग्नि मंत्र के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर। देवता एवं लोगों के बीच अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। वरुण जल के देवता एवं नैतिक व्यवस्था के रक्षक। ऋत सोम वनस्पतियों के देवता, मरुत आदि के देवता, पशुओं के देवता। ऋग्वेद में ही सृष्टि की उत्पत्ति एवं एकेश्वरवाद के संकेत मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल से संबंधित कई विशेषताएं उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ती है, जैसे प्रकृति पूजक, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, प्रार्थना, यज्ञ इत्यादि। उत्तर वैदिक काल में इंद्र, वरुण इत्यादि के स्थान पर विष्णु, प्रजापति एवं रुद्र का महत्व बढ़ा। अग्नि एवं बृहस्पति का महत्व इस काल में भी बना रहा। पोषण का उल्लेख शूद्रों के देवता के रूप में मिलता है। पूजा का उद्देश्य पूर्ववर्ती काल की तरह ही भौतिक सुखों की प्राप्ति था। हालांकि पूजा की विधि में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे यज्ञ, कर्मकांड एवं मंत्रोच्चारण का महत्व बढ़ा। बड़ी संख्या में पुरोहितों का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य अभी भी नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में यज्ञ एवं कर्मकांड को चुनौती दी गई तथा तर्क एवं ज्ञान को महत्व दिया गया। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। टॉपिक फॉर नेक्स्ट क्लास। वैदिक साहित्य पर चर्चा जारी रहेगी। बुद्ध काल, महाजनपद काल।